हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 यानी +2 क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हिमाचल, उत्तरांचल, पंजाब, एमपी, बिहार, यूपी। ठीक है, जो भी स्टेट बोर्ड है, सब स्टेट बोर्ड के अंदर मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कैसे करते हैं? एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर, जो हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगता है। एमीटर की हेल्प से हम करंट को मेज़र करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एमीटर, आइडियल एमीटर किसको बोलेंगे? यस, बताइए, शाबाश। आइडियल एमीटर किसको बोलेंगे? आइडियल एमीटर एक ऐसा एमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। यस, दो तरह के करंट होते हैं मेटल के अंदर, हम जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है बैटरी के टर्मिनल की तरफ, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में आयन होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो कितना करंट कंस्टिट्यूट करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारा कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका चार्ज हमने ई कह दिया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी वी कह दी हमने, और ये आर रेडियस है। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा टी टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी, हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड या कैपिटल टी जिसको बोल रहे हैं हम, एक चक्कर पूरा करने का टाइम। सो आई इज इक्वस टू एन ई डिवाइड बाई टी। एन ई कहाँ से आया? क्यू इज इक्वस टू एन ई हमने पढ़ा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। और टी का वैल्यू कितना होता है? टी इज इक्वस टू हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, ये यहाँ से उठाया हमने। तो डियर स्टूडेंट, अब इस टी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा चला जाएगा ऊपर, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला ये भी बन जाता है, यानी ई इंटू ओमेगा, एन ई कह सकते हैं, एन ई डिवाइड बाई ओमेगा, एन ई ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट हमारा बन जाएगा। ठीक है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और ई ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई हम लिख सकते हैं। और 2 पाई क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू फ्रीक्वेंसी। सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी भी हम कह सकते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यहाँ इस क्वेश्चन से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, येट इट हैज़ डायरेक्शन। अब देखिए, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? मैग्नीट्यूड जिसका हो, डायरेक्शन हो। और डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है? एक ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी आपको लग रही है कि जिसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कैसी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि जब भी करंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है मैथमेटिकल सिंपल अलजेब्रा से किया जाता है। अगर किसी वायर को मैं बेंड कर दूं, ठीक है, तो इसका एंगल यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, इससे हमारे करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इसको हम एज ए स्केलर काउंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सिंपली क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम इसको क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और इसका फॉर्मूला भी बताना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमारा चार्ज जो है किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा है कितना होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हमने ई लिया है, कैपिटल ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाउ यहाँ पे क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मेटल्स के अंदर वो 10⁻⁻⁴ ऑर्डर के अंदर होती है। ठीक है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम, एक्चुअल में रिलैक्सेशन टाइम क्या है? अब जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रॉन जब मेटल के अंदर ट्रैवल करेगा तो वो कोलिजन करता हुआ चलता है पॉजिटिव चार्ज कर्नेल के साथ में। जैसे एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोलिजन हुआ, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी यहाँ, फिर नेक्स्ट कोलिजन। तो एक्चुअल में एवरेज दो कोलिजन, जो दो लगातार के कोलिजन है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो तो हो जाएगा मीन फ्री पाथ। और जो उसने टाइम स्पेंड किया उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो इट इज़ द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, डेरिवेशन है डायरेक्ट। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया एक कंडक्टर, जो सिलेंड्रिकल शेप में आप कंडक्टर देख पा रहे हो। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए कंसीडर किया है, लेंथ इसकी एल कंसीडर की है, और लेट्स सपोज इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, और हमने वी वोल्टेज या फिर कह सकते हैं ईएमएफ हमने जो अप्लाई किया वो है ई या वी ले लो। अब बेसिकली हमने यहाँ पे एक टर्म को कंसीडर किया, वो टर्म क्या है, एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का अगर आप देखो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने कहा कि सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है और लेंथ इसकी एल है, तो हम वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई। सो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई एन ए एल बन जाएगा। टोटल चार्ज हमारे पास में आ जाएगा ई एन ए एल। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब ये आपको पता चल गया, यानी ई एन ए एल, एन क्या था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देते टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम की। अब टाइम कैसे निकालें? टाइम के लिए हमारे पास में क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने कहा वी होती है किसी कंडक्टर के अंदर, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एल डिवाइड बाय टाइम जो भी होगा टी। अब आप टी यहाँ से निकालोगे तो टी क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय वी डी, एल डिवाइडेड बाय वी डी। और मैं यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर रख देता हूँ। सो बेसिकली जब मैं टी की वैल्यू एल बाय वी डी रखूँगा, वी डी चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और इससे हमारा फॉर्मूला जो बन के आएगा, इससे हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बनेगा, I इज इक्वस टू ई एन ए वी डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये नेचर ऑफ मटेरियल, यानी नेचर ऑफ मटेरियल यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब वो अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसा लग रहा है जरूर से जरूर कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मोबिलिटी, गिव इट्स फॉर्मूला। मोबिलिटी इज नथिंग बट इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आपको डायमेंशन भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, वो निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है स्टेट ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ किसको नहीं पता, सबको ही अब पता होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी कंडक्टर में से जो पास हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। और V इज इक्वस टू, हम अगर इसको ये भी लिख सकते हैं, V इज इक्वस टू आई इंटू आर लिख सकते हैं। आर यहाँ पे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है,
जिसको हम ओम में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ओम्स लॉ है। लेकिन ये ओम्स लॉ वैलिड कब है, ये चीज़ याद रखिए, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे कंडक्टर का, यानी फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, इस केस में ही वैलिड है ओम्स लॉ। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ओम्स लॉ वैलिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड मेंशन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आप अच्छे से जानते हो, इट इज द ऑब्स्टेकल फेस बाय इलेक्ट्रॉन। कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो एवरेज ऑब्स्टेकल इसने कितनी फेस की, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, ओम में या फिर वोल्ट पर एम्पेयर में मेजर करते हैं। ये याद रखिए कि बेसिकली किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, एक तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे। डायमेंशन में आ जाता है दो चीज, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर आप रेजिस्टेंस को यहाँ पे देखो, देखिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अच्छे से पता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, रेजिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन गया, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, R यहां से आपने ये लिखा हुआ है रो एल बाय ए। उसके बाद आपको एक चीज और यहां पे इन्होंने कर रखा है, वो क्या कर रखा है, आप देख पा रहे हो कि इसमें मल्टीप्लाई कर रखा है रो एल बाय ए से, ठीक है, रो एल बाय ए से इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये क्यों किया है मल्टीप्लाई, मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, क्यों किया है ये चीज़ आपको मुझे बताना है कमेंट करके। बाकी ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है कि आप सोचते रहो। ओके, सो बेसिकली रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड द टेम्परेचर, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी वो डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं होती, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मटेरियल पे। यानी कहने का मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, यानी रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये तो आप अच्छे से याद रख सकते हो, इट इज़ applicable only for conductor, it is not a universal law, it is not applicable for semiconductor। सेमीकंडक्टर वगैरह के अंदर आप देखोगे तो पीएन जंक्शन है, जैसे ये वी और यहाँ आई है, इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसे टाइप में बनेगा, तो ये ओम्स लॉ को वैलिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम किसी और पीएन जंक्शन के अलावा हम ट्रांजिस्टर वगैरह की बात करते हैं, जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, तो वहाँ पे हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, ठीक है, टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है, तभी ओम्स लॉ जो है वैलिड है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्टेंस एंड इट्स फॉर्मूला। कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, पर ओम या एमएन में मेजर करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रेजिस्टिविटी। डिफाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी आप अच्छे से जानते हो कि मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया है, ये कई बार क्या है कि फॉर्मूला जो लिखा हो उसको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने पढ़ा हुआ होगा रो एल बाय ए, और ऐसे में अगर आपके पास एल भी 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा रो जो है वो किसके बराबर हो गया, आर इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा ऐसे केस में। यानी रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, वो एक किस्म से एक वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका रेजिस्टेंस ही होता है एक किस्म से। सो रेजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस पर यूनिट डायमेंशन कह सकते हैं। इसको हम मेजर करते हैं ओम मीटर में। ओके, हाँ जी, साथ साथ में लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, उससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग हम मोटिवेट हुए और हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो।
नेक्स्ट है डिफाइन कंडक्टिविटी। डिफाइन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। अभी आपने पढ़ा है रजिस्टिविटी और उसी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। ओके, और इसको किस में मेजर करेंगे? देखिए रजिस्टिविटी को आपने मेजर किया था ओम मीटर में, इसको किस में मेजर करेंगे? पर ओम और पर मीटर में मेजर करेंगे, या साइमन पर मीटर में बोल सकते हैं, क्योंकि पर ओम को साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी तरीके से हमारा, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी। अब इस एक्सप्रेशन को आप बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही एक एक्सप्रेशन किया था करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आपने किया था वो रिलेशन याद कीजिए, I = ENAVD, आपने ये स्टडी किया था। और अगर करंट डेंसिटी बनाना है तो इसको हम A से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी A से डिवाइड कर देते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? करंट डेंसिटी J। ये क्या बन जाएगा? करंट डेंसिटी J। यानी करंट डेंसिटी क्या होती है? सिंपली करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, और ऐसे में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना आ जाता है? जैसे I/A को मैंने लिखा तो A कैंसिल हो गया था, VD ये आ गया था J, यानी करंट डेंसिटी। और VD की वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे तो वो क्या बन जाएगा? VD कितना था? स्मॉल e कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय m। इसको हम बोलते हैं VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारी टर्म जो बचेगी बनेगी वो ये बन जाएगी, J = NE² टाउ डिवाइडेड बाय m। m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, J यहाँ पे रोज टाउ जो हमने यूज़ किया है वो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो चीज़ आई है निकल के, ये किसका रेसिप्रोकल? आपको रो जो निकालोगे तो रो की वैल्यू होती है m/NE² टाउ। ठीक है, NE² टाउ। रो की वैल्यू जो होती है वो होती है NE² टाउ डिवाइडेड बाय m। ये कंडक्टिविटी हो जाएगी, सॉरी, इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। और जबकि कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो इसीलिए इसको हम, जो ये टर्म आपको नज़र आ रही है इस फॉर्मूले के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं J = σE। और सिग्मा यहाँ पे क्या है? सिग्मा की जो वैल्यू है वो क्या है? NE² टाउ डिवाइडेड बाय m। और m डिवाइड बाय NE² टाउ ये क्या था? रजिस्टिविटी, याद रखिए। ओके, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन ज़रूर बताना बेटा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ दे रखी है, देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा इसको जो J = σE पढ़ा है आपने, इसको हम ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोल देते हैं या ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बोल देते हैं। ये याद रखिए, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं J = σE। और J जो है करंट वेक्टर क्वांटिटी है और E भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म होगी, या इसी को हम बोल देते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, याद रखना इस चीज़ को, कभी कभी इसी नेम से भी पूछ लिया जाता है कि ये ड्राइव करके दिखाइए। एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि नाइक्रोम इज़ यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रख सकते हो आप। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे ऊपर दे रखा है, नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कांस्टेंटिन आर द एलॉय whose resistance is very high and there will be zero change in its resistance with respect to temperature। यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की वायर यूज़ की जाती है। वो इसलिए क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है यानी अल्फ़ा, वो बहुत ही कम होता है। अल्फ़ा को हम मेजर करते हैं पर केल्विन में। ठीक है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पे जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और नाइक्रोन की वायर के लिए बहुत ही कम होता है, इसलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो है फ्यूज़ वायर मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ टीन एंड लेड। टीन और लेड से ही फ्यूज़ वायर क्यों बनाई जाती है? फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। इसको टीन और लेड से बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी
उल्टा लिखा है, रजिस्टिविटी हाई होती है इसकी, ठीक है, रजिस्टिविटी हाई होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये याद रखिए, ठीक है, उल्टा है ये, लो रजिस्टिविटी नहीं हाई रजिस्टिविटी, इसको नोट रखना, और लो मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट में इसके अंदर कुछ और भी चीज़ दे रखी है, वो है फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस लाइक सेमीकंडक्टर डायोड वी आई ग्राफ इज नॉट लीनियर। ओम्स लॉ में आपने ऐसे टाइप का ग्राफ देखा है, जबकि सेमीकंडक्टर में ऐसा लीनियर ग्राफ नहीं बनता, ठीक है। जबकि मेटल्स के अंदर आप अगर देखोगे तो टेम्परेचर जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, जबकि सेमीकंडक्टर में रेसिप्रोकल है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा सेमीकंडक्टर के अंदर वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे, मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जनरेट होंगे और कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरीके से, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था। डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी अल्फा क्या होता है, एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे, वो क्या है, अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा मैंने आपको बताया कि आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट इन टू 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में आ जाएगा टी, क्योंकि टी माइनस जीरो टी होगा, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इन्होंने अल्फा ये निकाल दिया। डेल्टा टी यहाँ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा इज इक्वल्स टू टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, और आर नोट क्या है, 0 केल्विन के ऊपर इन्होंने ले रखा है, आर नोट ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया, और डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को, ओके। सो इन दिस वे ये क्या होता है अल्फा, यानी ये हमें क्या चीज़ बताता है कि कोई भी मटेरियल अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम अगर राइज करते हैं, या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन, तो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। पर डिग्री केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया आपको, ठीक है। मेटल्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेटल्स में टेम्परेचर राइज करने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। एलॉय के लिए प्रैक्टिकली इनकी वैल्यू 10⁻⁻5 या -6 होती है, ओके। एक्सप्लेन अबाउट कलर कोडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट कलर कोडिंग। अब ये कलर कोडिंग क्या है ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर अगर देखना है इन पे पर्टिकुलर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे उसमें मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो ये मेथड है जिसमें कलर कोडिंग कैसे हम जो है रजिस्टर, एक ये रजिस्टर दे रखा है, इस रजिस्टर की हेल्प से, जिसमें फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर और ये फोर्थ कलर जो टॉलरेंस को बताएगा। फर्स्ट कलर क्या देता है, फर्स्ट डिजिट को देगा, सेकंड कलर सेकंड डिजिट देगा, और थर्ड जो कलर है कलर बैंड वो क्या देगा, 10 का मल्टीप्लायर कितना है, प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है वो फोर्थ कलर बताता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर मतलब, ठीक है। तो इनको याद रखने का तरीका भी मैंने लेक्चर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर बता रखा है मेथड कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मैंने इनको कलर को याद रखने का मेथड बताया था। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ पे बता रखा है, आप इसकी हेल्प से किसी भी रजिस्टर के ऊपर जो कलर बैंड दे रखे हैं उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, सीधे सीधे उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये सबको पता है भाई, ये मुझे पढ़ाने का नहीं है। सीरीज़ कम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का,
सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस का हम कैसे निकालते हैं ये सबको पता है कि जब भी हम सीरीज कम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनमें से करंट सेम फ्लो करेगा और अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अलग अलग होगी। तो टोटल वोल्टेज हम मेजर करेंगे और इस तरीके से सोल्व जब करके देखेंगे तो जो आता है रेजिस्टेंस वो सीरीज का कितना आता है, वो आता है R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और पैरेलल में कितना आता है, नेक्स्ट में पैरेलल का दे रखा होगा तो पैरेलल में आता है 1/R P कह सकते हैं या R इक्वलेंट कह सकते हैं 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना ये चलता रहेगा। पैरेलल में हम ऐसे निकालते होते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहना बेटा, जितना शेयर करोगे उतना हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिलती है, हमारी वीडियो को इम्पोर्टेंस मिलती है। पूरा वीडियो देखा करो। ये पैरेलल का हमने निकाल रखा है। पैरेलल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब रेजिस्टेंस सेम हो तो आर पी कितना होगा, R/N होगा। और जब सीरीज़ की बात करेंगे तो n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस हो, यानी इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस हो तो n इंटू हम लिखेंगे n इंटू आर। ओके, तो ये चीज़ याद रखिए। और एक चीज़ और है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा सीरीज के अंदर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा आएगा। और पैरेलल में जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज में क्या होता है, इट इज़ एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, इट इज़ ए कनेक्शन ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट, यानी 2 टर्मिनल होंगे, उन टर्मिनल के बीच में हमेशा आप इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे। इस केस में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, इसमें क्या चीज़ सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग, यानी वोल्टेज जो है अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कह सकते हैं, इसमें करंट डिवाइडर सर्किट कह सकते हैं। यहाँ पे टोटल वोल्टेज V = V1 + Vn हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, टोटल करंट जो है I = I1 + I2 IN हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हो ये आपको पता है, R1 + R2 RN। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/RN। दिस कॉम्बिनेशन इंक्रीजेज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर, और ये क्या करता है, डिक्रीज करता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस को। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल या बैटरी क्या है। सेल क्या है, एक्चुअल में एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जबकि बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। 2 तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या करता है, विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंडरी सेल क्या करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इनको रिचार्ज किया जा सकता है, बार बार हम इनको रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख पा रहे हो, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल और बैटरी। सेल या बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, वो रेजिस्टेंस ही इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। आइडियल सेल अगर है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा 0 मान के चलते हैं। डिफाइन ईएमएफ। डिफाइन ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। यानी हमारा जैसे यही सर्किट है, इस सर्किट को हम देख पा रहे हैं, इसमें आपने एक सेल यूज किया है। ये सेल जो है, अगर यहाँ से मैं सर्किट को ओपन कर दूं और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के देखूं तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये भी हम ईएमएफ को कह सकते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट याद रखिए, जितना अच्छे से याद रहेगा, हर एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है, आप अच्छे से इसको समझते रहिए।
जिनके पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं है, वीडियो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा तो वो वीडियो लेक्चर जरूर साथ साथ में देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर करंट इन सर्किट यूजिंग ओम्स लॉ। ये सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का वो भी सीरीज में जुड़ेगा। और ईएमएफ यानी वोल्टेज जो है ये वो ईएमएफ कितनी है, ई है, और करंट क्या होता है, इन्हीं का रेशियो होता है। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट के लिए इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे हो, डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड गिव इट्स फॉर्मूला। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ इस सर्किट से ही आप समझ सकते हो। ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रही है जिसकी वैल्यू हो सकती है, जिसकी वैल्यू हम ये वोल्टेज है, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी। अभी इस सर्किट को हम देख रहे हैं, इस सर्किट के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, और वो वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, V इज इक्वल टू आप कहोगे I इंटू आर है सर। और यहाँ से जो EMF है ये मैक्सिमम होती है, ये EMF किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल आर, I इंटू स्मॉल आर। I क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, और R क्या है, यहाँ स्मॉल आर यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो टोटल EMF इनके सम के बराबर है, और अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो EMF माइनस I इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल अगर हम कहीं पे भी किसी सर्किट के अंदर दो टर्मिनल के बीच में अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस देखते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, जब सर्किट क्लोज होगा। अब ये सर्किट क्लोज है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं इनके टर्मिनल के अक्रॉस। ओके, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जब भी बैटरी जो है चार्ज हम करेंगे तो V इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा V इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। और अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, उस केस में V इक्वल टू होता है ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव EMF व्हेन टू सेल इन सीरीज। सीरीज में दो सेल लगे हों तो इफेक्टिव EMF कितना होगा, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो सेल ले लिए E1 और E2, जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 हमने ले रखा है, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे सेल में, यानी इनका इक्विवेलेंट EMF हो गया ES, और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो जाएगा RS। A और C टर्मिनल के बीच में हमने कह दिया। अब देखिए ये सेल जो है, इस सेल को आप देख पा रहे हो, इस सेल को A और B टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, E1 माइनस I इंटू R1। यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है। सेकेंड सेल के लिए बनेगा VC माइनस VB, तो E2 माइनस I इंटू स्मॉल R2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों को कम्बिनेशन अगर लेते हैं, इनको हम कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, VB माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। ये VB माइनस का है और यहाँ प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, VC माइनस VA रह जाएगा, और E1 प्लस E2 हो गया, I यहाँ से कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 हो गया, और VC माइनस VA को हमने लिख दिया, इसको ही इफेक्टिव EMF ES माइनस I इंटू RS की वैल्यू कितनी आ रही है, R1 प्लस R2, और ES की वैल्यू कितनी आ रही है, E1 प्लस E2। अगर ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड हों तो उस केस में EMF जो आएगी वो आ जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3, और E1 E2 E3 सारे क्या हों, इक्वल हों, तो ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू E। जितने भी सेल हैं, n नंबर ऑफ सेल हैं, n इंटू E हम लिख सकते हैं, E इक्वलेंट, और रेजिस्टेंस भी n टाइम्स होता है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट का फॉर्मूला बन जाएगा NE डिवाइडेड बाई R प्लस N स्मॉल r। R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो सीरीज में है, तो R इक्वलेंट जो बनेगा वो NR, तो हमारा बन गया स्मॉल r। N स्मॉल r क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स का, और कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस ये बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव EMF व्हेन सेल इन
पैरेलल। जब पैरेलल में हो तो कैसे होगा, तो देखिए वैसे सेम हमने सेल जैसे पहले लिए थे वैसे E1 और E2 सेल ले लिए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, और उनको मैंने A और B टर्मिनल के बीच में ऐसे लिख लिया। इफेक्टिव जो EMF होगी EP हो गया, और RP हमने जो पैरेलल कम्बिनेशन है R1 और R2 का वो हमने ले लिया। तो ऐसे केस में अब किस तरीके से हम करंट, टोटल मैक्सिमम करंट कितना होगा वो सब चीज़ हम निकालेंगे, और इफ़ेक्टिव EMF कितनी निकल के आएगी वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था सेम मेथड है, थोड़ा इसमें पैरेलल कम्बिनेशन का कंसेप्ट है तो उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, आप लिखोगे V = E1 माइनस I1 इंटू R1। दो सर्किट हमने बनाए थे ऐसे, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, तो इसी तरीके से लेंगे। और E1, अब यहाँ से I1 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी E1 माइनस V डिवाइड बाई R1, और V दोनों सेल के अक्रॉस हम मान सकते हैं इक्वल होगी। यहाँ पे भी V निकालोगे तो वो हो जाएगा E2, देखो यहाँ से करंट जो आया वो आ जाएगा सेम इक्वेशन जैसे आपने इसको यूज़ किया वैसे ही यहाँ हो जाएगी E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। अब टोटल करंट कितना होगा, दो ब्रांच बन रही थी I1 और I2 करंट जा रहा था, दोनों का सम हो जाएगा। दोनों का सम अगर होगा तो उस केस में टोटल करंट आप कैसे लिखोगे, इन दोनों का सम लिखोगे। इन दोनों का सम अगर लिखेंगे तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ उससे आपको आसानी रहेगी। हाँ जी, हाँ अब देखिए टोटल करंट हमने ऐड कर लिया। टोटल करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2, और I1 कितना है वो आपने पहले निकाल लिया था, I2 कितना है वो भी आपने निकाल लिया। इसी के साथ अब जब इनका सम करेंगे तो आप इनको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग के नीचे E1 डिवाइड बाई R1 हमने लिख दिया, ठीक है, और V डिवाइड बाई R1 लिख दिया। इसको E2 डिवाइड बाई R2 लिखेंगे, और इसको V डिवाइड बाई R2 लिखेंगे। तो E1 और E2 जहाँ पे है उनको हमने इकट्ठा कर लिया, सम टर्म बन रही है, सम वाली टर्म बन गई, ठीक है। और जबकि जो V है इन दोनों टर्म में से V कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और V को उठा के हम इस तरफ लेके जाएंगे तो V हमारा आ जाएगा V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, और इधर क्या रह गया I, इसको I को उठा के इधर माइनस में ले आएंगे। ओके, ऐसा करने पे अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, देखो इसका एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, और इनका एलसीएम लेकर के आपने लिखा E1 R2, और ये बन जाएगा E2 R2 माइनस I इंटू R1 R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब V जो है आपने निकाला वो क्या हो जाएगा, R1 R2 से R1 R2 जो नीचे का है वो कैंसिल हुआ, इक्वेशन ये बन गई। इसको सोल्व आपने किया तो V की वैल्यू आ जाएगी ये कुछ। अब इसमें भी आप अगर देखो कॉम्बिनेशन को, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, लेट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट सेल, और वो इक्विवेलेंट सेल हो जाएगा V इक्वल्स टू EP माइनस I इंटू RP, और EP की वैल्यू आपको पता चल रही है, ये EP की वैल्यू है, और I इंटू ये RP है, ठीक है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो ये आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अगर हमारे पास आइडेंटिकल सेल लगे हों जिनका EMF E हो तो जो RP होगा इक्विवेलेंट EMF तो होगा उस केस में फिर E के बराबर ही, चाहे कितने भी सेल आपने एक जैसे आइडेंटिकल पैरेलल में लगा दिए तो इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा E। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R डिवाइड बाई M हो जाएगा, क्योंकि इसने M क्या लिया है, टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने सेल लगाए हैं वो। करंट कितना पास करेगा, तो फॉर्मूला ये पड़ा है EP डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल RP, और R प्लस स्मॉल RP क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो वैल्यू ये आपको नज़र आ रही है। इसको आपने सोल्व किया तो ME डिवाइड बाई ME डिवाइडेड बाई M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल R। अब इसी को आप चाहे तो n नंबर ऑफ सीरीज और m नंबर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, यानी हमने मिक्स कपलिंग कर ली, हमारे पास n सेल ऐसे लगे हों,
सीरीज में, और फिर ऐसे ही m रोज हो उनकी मिक्स कपलिंग, तो उनके लिए भी कम्बिनेशन दे रखा है। ये पूरा टॉपिक है, तो उससे बढ़िया है कि यहाँ समझो, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट में जाकर के उस टॉपिक को कंप्लीट अच्छे से देख लीजिए। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कोई बहुत मुश्किल सा टॉपिक नहीं है। व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू ए सर्किट, एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इट इज़ गिवन बाय क्यू। देखो आपने V पढ़ा हुआ है, W डिवाइड बाई Q, तो आप इसको W को कैसे डिफाइन करोगे? Q इंटू V हो जाएगा, और V क्या होता है? Q क्या होता है? I इंटू T, ठीक है, Q क्या होता है? I इंटू T। सो W को ही हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। W को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और V का फॉर्मूला अगर रखेंगे तो I इंटू आर, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, ये सबको पता है, ठीक है, या V स्क्वायर बाई RT हो जाएगा, ये सब पढ़ा हुआ है। पावर क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। पावर को VI भी लिख सकते हैं, I स्क्वायर R लिख सकते हैं, P को V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल कम्बिनेशन है बल्ब का पैरेलल कम्बिनेशन है, तो हम लिखेंगे पावर P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी बल्ब पैरेलल में लगे हैं तो टोटल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 चलेगा। और सीरीज में पावर हम लेते हैं 1/P1 प्लस 1/P2, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ से हम पढ़ेंगे बाद में, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको लेक्चर जो मैंने दिया है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, थोड़ा एक क्या होता है, इनसे एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो टॉपिक हमने किए थे तो वो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यहाँ पे अभी तक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस नहीं किए, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं अभी। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यहाँ पे हम 9 से +2 तक के फिजिक्स लेक्चर अपलोड करते हैं। जितने भी आपके फ्रेंडशिप सर्कल में जितने भी स्टूडेंट आते हैं, उनको ज़रूर कहिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने पूरी वीडियो देखने के बाद अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस ज़रूर लगाया करो, ठीक है। थैंक यू, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।